हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जीके में पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको कुछ बेसिक है जो पता होना चाहिए। लुकिंग एट सेंटेंसेस, किसी भी सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं। आप कोई भी सेंटेंस लिखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे एक तो ये राहुल और दूसरा है इज़ गोइंग टू स्कूल। हर एक सेंटेंस में यही दो पार्ट्स होते हैं। अब ये जो राहुल है, इसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट और हु। मतलब अगर यहाँ पे हु इज़ गोइंग टू स्कूल, राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल, और ये जो व्हाट और हु से रिलेटेड होता है, कौन और क्या, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। और इज़ गोइंग टू स्कूल, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या हो रहा है, क्या काम जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, दैट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है। तो हर एक सेंटेंस जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो इन्हीं दोनों चीज़ों से बना होता है। अब आप इसके बारे में बहुत डिटेल्स में अपने जब इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे और ज़्यादा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बस ये आपको ये बेसिक बताना था। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। द चूज़ द राइट सब्जेक्ट्स फॉर ईच ऑफ प्रेडिकेट गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे प्रेडिकेट्स तो दिए गए हैं, अब आपको उसमें राइट सब्जेक्ट फिल करना है। राइट सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस को पढ़िए और उसको कंप्लीट करिए। यहाँ पे जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया था, क्या वर्क में, किस वर्क में उन्हें क्या अवार्ड दिया गया या उनका नाम क्या है, बस आपको वो फिल करना है। जैसे फर्स्ट है आपका वॉक्ड ऑन द मून, डैश वॉक्ड ऑन द मून। वो कौन पर्सन थे जो सबसे पहले चांद पर गए? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है? वो सबसे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति थे। तो आप यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग फिल कर दीजिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हु वॉक्ड ऑन द मून, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज वॉक्ड ऑन द मून। ठीक है, अब इसी तरह से और भी यहाँ पे प्रेडिकेट्स दिए गए हैं और आपको उन्हें फिल करना है। सत्यजीत राय इज़ द ओनली इंडियन हु हैज़ रिसीव्ड एन ऑनरी अकेडमी अवार्ड ऑस्कर। सत्यजीत राय ओनली वही एक इंडियन थे जिन्हें ऑनरी अकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिया गया था। वास्को ड गामा सेल टू इंडिया। वास्को ड गामा जो थे, उन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं उन्होंने भारत की खोज की थी। शेक्सपियर रोड अप्रॉक्सीमेटली 38 प्लेस। शेक्सपियर ने लगभग 38 प्लेस यानी नाटक जो है वो लिखे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे इनकी पिक्चर्स भी बनी हैं। आपको इन्हीं सब्जेक्ट को फिल करना है। मैंने ऑलरेडी इसमें फिल किया हुआ, बट जो इसमें स्पेस दिया गया है वो बहुत कम है, तो वो इनके नेम जो है वो काफ़ी बड़े हैं, तो उस पर्टिकुलर स्पेस में वो आ नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने जो इनकी पिक्चर्स हैं वहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 करके लिख दिया है। इसका मतलब आपको ये इन पर्सन्स को यहाँ पे फिल करना है। जब मैं आपको इसकी पिक्चर्स क्लिक करके सेंड करूँगी तो आप लोग भी अपने बुक में ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह से है, एमिली एयरहेस्ट वॉज द फर्स्ट फीमेल एवेटर टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। लुडविग विट्स बेटविन्स वॉज अ कंपोजर एंड पायनिस्ट। हिलेरी एंड नोगरे कंक्वर्ड एट माउंट एवरेस्ट। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसको आप सेंटेंस को आप पढ़िएगा और इन्हें आप फिल कर लीजिएगा। ध्यानचंद वन द 3 गोल्ड ओलंपिक मेडल्स इन फील्ड हॉकी। मेजर ध्यानचंद जो इन्होंने ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और ये कहाँ के थे? हमारे भारत के थे ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, तो इसे आप कर लीजिएगा। आई एम, ये आई एम क्या है? आई एम इज़ द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा कंप्लीट सेंटेंस है आई एम। ओके, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है फेमस ब्रिज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितने फेमस ब्रिज हैं उसके बारे में बताया गया है। उनके यहाँ पे पिक्चर्स भी दी गई है, उनके नाम हैं और वो क्यों फेमस हैं आपको ये मैच करना है उससे। मैच द पिक्चर्स टू द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस, उनके डिस्क्रिप्शंस को पढ़िए
उसके नाम पढ़िए और मैच करिए। नंबर 1 है राल्टो ब्रिज, इटली। ये इटली में ब्रिज है, इसका नाम है राल्टो ब्रिज। और ये क्यों फेमस है? दिस ओल्ड ब्रिज इन वेनिस गेट्स अ मेंशन इन शेक्सपियर फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये शेक्सपियर बहुत ही बड़े ये राइटर थे, इनका फेमस प्ले है और इन्होंने इस ब्रिज के बारे में अपने इसी प्ले में इसको बताया। ये नाम जो है उसमें यूज़ किया गया है, इसीलिए ये राल्टो ब्रिज जो है इटली का, ये इटली के किस शहर में है? वेनिस सिटी में फेमस है। नंबर 2 हावड़ा ब्रिज, रविंद्र सेतु, इंडिया। दिस लैंडमार्क ब्रिज इन कोलकाता इज़ बिल्ट ओवर द रिवर हुगली। ये हावड़ा ब्रिज जो है ये हमारे इंडिया में है और ये हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है और ये किस स्टेट में है? कोलकाता में। नंबर 3 टावर ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। दिस ब्रिज इन लंदन इज़ बिल्ट ओवर द रिवर थेम्स। टावर ब्रिज जो है ये थेम्स नदी के ऊपर बनाया गया है और ये कहाँ पे है? लंदन में है। नंबर 4 गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को। दिस ब्रिज स्पैन अ चैनल बिटवीन सैन फ्रांसिस्को बे एंड द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन और सैन फ्रांसिस्को यानी सैन फ्रांसिस्को की जो खाड़ी है, जो वहाँ बे है, उसके बीच में चैनल का काम करता है। ये है गोल्डन गेट ब्रिज। डैनयान फुनशन ग्रैंड ब्रिज, चाइना। दिस ब्रिज होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड एंड रन्स रफली पैरेलल ऑफ द यांग्त्से रिवर। ये यांग्त्से रिवर के समांतर वंश को इतनी लंबा बनाया गया और इसने अभी तक इस रिकॉर्ड को बना रखा है। दुनिया के सबसे लंबा ब्रिज होने का रिकॉर्ड जो है वो इसी के नाम है। लास्ट है माइल्यू वैडेक्ट, फ्रांस। दिस ब्रिज होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द टॉलेस्ट वेक्यूलर ब्रिज इन द वर्ल्ड। ये जो है इसके जो वेक्यूलर हैं वो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे लंबे, टॉलेस्ट जो हैं इसके वेक्यूलर हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? ये है डानयान फुशान ग्रैंड ब्रिज, चाइना में है जो कि, ठीक है। तो ये आप पढ़िएगा और इसको मैच करिएगा। द लिविंग रूट ब्रिज, वाइजाउल बता रहा है, ऑफ मेघालय आर सस्पेंशन ब्रिज मेड बाय द खासी पीपल यूजिंग द एरियल रूट्स ऑफ लिविंग बनियान फिगर ट्रीज। लिविंग रूट ब्रिज मतलब जो पेड़ के उससे बनाया गया, जिसमें लिविंग थिंग्स चीज़ों को यूज़ करके जो ट्री बनाया गया है, इसे कहा गया है लिविंग रूट ब्रिज। ये मेघालय में बनाया गया है और इस ब्रिज जो है ये खासी पीपल, वहाँ के जो खासी लोग थे उन लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसको किस लिविंग चीज़ से बनाया गया है? बनियान ट्रीज जो है, बनियान ट्री की जो एरियल रूट्स होती हैं। एरियल रूट्स क्या होती हैं? जो ज़मीन के अंदर नहीं, अबव ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर जो जड़ें होती हैं। बनियान ट्री की खासियत उसकी जड़ जो होती है वो ज़मीन के ऊपर भी होती हैं, जिन्हें हम एरियल रूट्स कहते हैं। उनकी हेल्प से इसको बनाया गया है। ये देखिए इसकी ड्राइंग यहाँ पे बनी है। तो द खासी पीपल यूजिंग द एरियल रूट्स ऑफ लिविंग बनियान फिगर ट्रीज, ये कहाँ पे है? मेघालय में है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एरिया एंड पैरामीटर। चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन बिलो। एरिया किसी पर्टिकुलर कोई भी क्षेत्र है उसको कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एरिया। उसकी लंबाई चौड़ाई कितने भी उसमें वो कितने एरिया में फैला हुआ है। पैरामीटर क्या होता है? द वर्ड पैरामीटर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड, चारों तरफ, एंड मेट्रन यानी मेजर, चारों तरफ की चीज़ों का मापन करना। तो अब यहाँ पे आपको सेंटेंस को पढ़िए, उसके 3 ऑप्शंस हैं, जो उसका ऑप्शन सही है उस पर आप टिक करिए। An area of land around a house used for growing flowers or vegetables is called a। हमारे हाउस का चारों तरफ का एक लैंड एरिया होता है जिसमें हम लोग फ्लावर्स लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं। उस एरिया को क्या कहा जाता है? पार्क, गार्डन की मेडो। गार्डन हमारे जो हम लोग घर के अंदर लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, वो हमारे घर का कौन सा पार्ट होता है? गार्डन होता है। An area of land containing all the main buildings of a school or a university is called a। स्कूल और यूनिवर्सिटी का जो एक लैंड एरिया होता है जिसमें इस बिल्डिंग्स बनी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उस पूरे एरिया को कैंपस। An area behind a house covered with a hard brick of stone surface is called a backyard। A square area that is surrounded by buildings or walls is called a courtyard। The area between your shoulder and elbow is called upper arm।
द एरिया ऑफ योर फेस अबव योर आइज इज कॉल्ड द फोरहेड। फेस के ऊपर है, आइज के ऊपर, डेट इज कॉल्ड, ये हमारा कौन सा एरिया है, फोरहेड। अ लो एरिया बिटवीन हिल्स इज कॉल्ड अ वैली। हिल्स के बीच में जो एक लो एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, वैली। ये जो ये एरिया होता है दैट इज कॉल्ड वैली। द एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड आर्कटिक। द कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया इज रशिया। रशिया जो क्या है ऐसी कंट्री जिसका एरिया सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। द ओशियन विद द लार्जेस्ट एरिया इज द पैसिफिक ओशियन, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन है। द पैरामीटर ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड इज ऑल्सो कॉल्ड द बाउंड्री। द लॉन्गर पेरीमीटर एजेस ऑफ हॉकी फील्ड आर द साइड लाइन्स एंड द शॉर्टर पैरामीटर एजेस ऑफ फुटबॉल फील्ड आर गोल लाइन्स। तो इन्हें आप टिक कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। पैरामीटर इज़ द बाउंड्री। पैरामीटर क्या होता है, ये इज़ द बाउंड्री एंड एरिया इज़ द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री। किसी भी, जैसे ये क्रिकेट का ही फील्ड हो गया, तो ये जो बाउंड्री है ये पैरामीटर है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर का प्लेस है ये आपका एरिया है। तो पैरामीटर इज़ अ बाउंड्री और एरिया जो होता है ये स्पेस होता है इनसाइड द बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है एरिया। द वर्ड पैरामीटर कम्स फ्रॉम द, ये हमने बता दिया आपको, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैरामीटर जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। पैरामीटर जो है ये दो वर्ड से मिला के बना है। फर्स्ट है पेरी, इसका मतलब होता है अराउंड, और सेकंड है मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेज़र। मेज़र किसी चीज़ को मापना, चारों तरफ की को मेज़र करना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वाटर। Unscramble the letters to get the word that completes the sentence. If the entire words water were fit into a 4-liter jug, the fresh water available for us would equal only about the, यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हैं वो अनस्क्रैम्बल वर्ड है। यहाँ पे आपको उसको करेक्ट करके यहाँ पे फिल करना है। अब जैसे यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो क्या इसको बनेगा, टेबल स्पून। तो आप इसको यहाँ पे उसको करेक्ट करके फिल कर लीजिए। यानी इफ़ द इंटायर वर्ल्ड वाटर वे आर टू फिट इनटू अ 4-liter जग, द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर अस वुड इक्वल ओनली अबाउट 1 टेबल स्पून। ह्यूमन, अब यहाँ पे ब्लड इज़ 83% वाटर। ह्यूमन ब्लड में 83% क्या होता है, वाटर होता है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ द नील। नील रिवर, नील नदी क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंसेस दैट इज़ फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ इन 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंसेस है, नेचुरल सब्सटेंसेस है जो कि 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। सॉलिड यानी आइस, स्नो, लिक्विड नॉर्मल पानी, और तीसरा क्या होता है हमारा, गैस, जिसमें बोला जाता है गैस यानी जिससे क्लाउड्स बनते हैं, वाटर वेपर। नंबर 5, व्हेन द बॉडी लूज मोर वाटर देन इट टेक्स इन इट कॉजेज डिहाइड्रेशन। जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की कमी जो सिचुएशन होती है उसे क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन। गर्मी में अक्सर होता है जब हम लोग को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है और पानी हम लोग नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती हैं। सर्फिंग इज़ अ वाटर स्पोर्ट और सुनामी इज़ अनदर नेम फॉर अ टाइडल वेव। सुनामी, सुनामी की स्पेलिंग क्या होती है, टाइडल वेव। ये एक तूफ़ान होता है जिसको सुनामी का अर्थ में टी साइलेंट होता है। ये कौन सा वर्ड है, ये एक जापानीज़ वर्ड है। जापानी लोगों ने इस तूफ़ान को ये नाम दिया था। आप लोगों अगर नेट पे पढ़ेंगे तो 2004 में क्रिसमस के नेक्स्ट डे यानी 26 दिसंबर 2004 को बहुत ही ख़तरनाक सुनामी आई थी, और जो नॉट सिर्फ इंडिया ही इससे इफेक्टेड नहीं हुआ था, कई सारे देश जो है इससे प्रभावित हुए थे।
और द डीपेस्ट पॉइंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ओशियन इज़ नेम्ड चैलेंजर। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा ओशियन है। वाइल द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड शैलोस्ट, और जबकि आर्कटिक ओशन जो है ये सबसे छोटा ओशियन है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए और उसका आंसर लिखिए। When वाटर फ्रीज टू बिकम आइस, यानी जब पानी को जमाया जाता है आइस बनाने के लिए, डज इट कंट्रैक्ट और एक्सपेंड, तब ये जो है वो सिकुड़ेगा कि एक्सपेंड होगा, ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। डज आइस सिंक और फ्लोट इन वाटर, क्या जो बर्फ़ होता है वो पानी में डूब जाता है या तैरता है। बर्फ़ जो होता है वो पानी में डूबता नहीं है, ऊपर आके तैरने लगता है। कैन द एवरेज ह्यूमन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक्स, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो पानी के बिना कुछ दिन तक रह सकता है कि कुछ वीक्स, कुछ हफ्तों तक रह सकता है। नॉर्मल ह्यूमंस जो होते हैं वो मतलब हम लोग जो है पानी के बिना सिर्फ कुछ दिन तक ही जीवित रह सकते हैं, कुछ हफ्ते तक नहीं। इज़ द रोमन गॉड ऑफ द सी नेपट्यून और जुपिटर, किसे रोमन गॉड कहा जाता है, नेपट्यून को। What do we call a large mass of ice formed over many years that does not melt during the summer? A glacier or a hailstone? A glacier जो होता है ये बर्फ़ का बहुत ही बड़ा सा हिस्सा है, और ये जो होता है ये समर में भी जल्दी नहीं गर्म होता है। बट आजकल क्या हो रहा है, ग्लेशियर जो है वो जल्दी वो पिघल रहा है। आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है। किस वजह से, गर्मी की वजह से। ये कौन सी गर्मी, नेचुरल गर्मी जो होती है समर सीज़न आता है उससे नहीं, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन की वजह से इसका हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई हो गया है कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ का ये पहाड़ है बड़ा सा, ये जो है अब पिघलने लगा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे आज के कुछ चैप्टर्स थे जो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, एंजॉय योर डे।